जी हां दोस्तों, 29 जुलाई को दोपहर खत्म होते होते आखिर वो कौन सी स्थिति आ गई जिसमें अमित शाह को, केंद्रीय गृह मंत्री को, संसद में खुद को माफी मांगने के लिए लाने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा डंडा चलाया जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर बैकफुट पर आ गई? तो क्या देश के छात्रों और जिंजी के खिलाफ में सत्ता और सरकार ने जो कुछ कदम उठाया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं और संघ से जुड़े हुए नेताओं ने जो कुछ कहा, उसने देश के अंदर मोदी और शाह को और पूरे तौर पर एक्सपोज कर दिया है? तो क्या वाकई संसद में अमित शाह माफी मांगने जा रहे हैं? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर के जो बातें कही जाती रही हैं, सुनी जाती रही हैं, आप लोग अपनी चर्चाओं में जिक्र करते हैं कि साहब जिनका देश की आजादी, देश के स्वतंत्रता संग्राम, देश के लिए जान देने मर मिटने का कोई इतिहास ही नहीं है, वो बात करते हैं राष्ट्रगान की, वो बात करते हैं राष्ट्रगीत वंदे मातरम की, वो बात करते हैं राष्ट्रवाद की। क्योंकि दोस्तों, जिस वक्त देश के अंदर भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लोग अपनी जान दे रहे थे, आरएसएस, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, आरएसएस अंग्रेजों की फौज के लिए मेहनत कर रहे थे। सावरकर अंग्रेजों की फौज में भर्ती कराने के लिए मेहनत कर रहे थे। गांधी जी के पीछे पूरा देश जिस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट चला रहा था, और उस वक्त इनके सबसे बड़े प्रमुख संघ के और बीजेपी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, जिनके जो ब्रिटिशर्स को लिख रहे थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट को चिट्ठी लिखी थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए, कुचल दिया जाए। और वो जिस सरदार पटेल ने संघ पर बैन किया था, उन संघ को चुरा रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। दोस्तों, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में संसद के भीतर आपने जो कुछ देखा, राहुल गांधी का वो प्रहार, राहुल गांधी का वो आक्रोश, राहुल गांधी का वंदास, जिन्होंने एक साथ में अमित शाह और गृह मंत्री माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से लपेटा, देश के सामने एक्सपोज किया है, भारतीय जनता पार्टी मानो बिन जल मछली के तिलमिला रही है। लेकिन इससे बड़ी और बात जो आपको बता रहा हूं दोस्तों, जिस बात का जिक्र बीते 2 दिनों से चर्चाओं में है कि किस तौर पर संघ के एक बड़े नेता, जो संघ के थिंक टैंक माने जाते रहे, उसके हेड रहे उस सेल के, टीजी मोहनदास, उनका बयान भारतीय जनता पार्टी और संघ के लिए देश के लोगों में, छात्रों में, युवाओं में और देश की जनता के सामने पूरे बीजेपी और संघ को मानो नंगा कर दिया हो, क्योंकि यही उनका चरित्र रहा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जिस सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा था कि साहब ये बेरोजगार युवा कॉकरोच है, और उसके बाद में कॉकरोचों ने नाक में दम कर दिया, ऐसी ऐसी जगहों से घुसे सत्ता पक्ष के अंदर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। उसी सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होगी जिन्होंने बर्बरता बरती, छात्रों पर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई। मगर दोस्तों, संघ के नेता वो क्या कहते हैं कि अगर मुझे जंतर मंतर से छात्रों को हटाने, जंतर मंतर को खाली कराने के लिए अगर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई होती तो फिर मैं क्या करता? मैं तो उन लोगों को ऐसा मजबूर करता कि इतिहास याद रखता। वो क्या कहते हैं, मैं जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगाता, फिर लाउड स्पीकर पर भीड़ को हटने की 3 चेतावनियां देता, इसके बाद गोली चलाने का आदेश देता, लोग इधर उधर भागते, कुछ मरते, कुछ गंभीर रूप से घायल होते, 4 घंटे के भीतर स्थिति शांत हो जाती, फिर हम शवों को उठाकर अस्पताल पहुंचा देते। ध्यान रखिएगा, कौन कह रहा है ये बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ बड़ा नेता कह रहा है। एक दूसरी वीडियो क्लिप में, क्योंकि उनका अपना यूट्यूब का चैनल भी है, उस क्लिप में वो क्या कहते हैं कि आंदोलन में शामिल छात्राओं और महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर उन्होंने जो बेहद टिप्पणी करते हुए उन्होंने उनकी इज्जत लुटवाने की बात की। उन्होंने क्या कहा, वहां सामूहिक बलात्कार और हत्याएं होंगी, बलात्कार की कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी, क्योंकि प्रदर्शन में शामिल होने वाले धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी महिलाएं बलात्कार पसंद करती हैं। आंदोलन में शामिल होने वाली धर्मनिरपेक्ष और लेफ्टिस्ट महिलाएं ये फिजिकल रिलेशन को पसंद करती हैं। ये महिला रिजर्वेशन की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, ये महिलाओं के सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और ये सरकार, ये सत्ता पक्ष के लोग और ये पार्टी रोना रोती है कि देखिए कितनी गालियां दी जा रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
याद है आपको बिहार चुनाव के दौरान एक शख्स जो कि जिसके बारे में आया कि साइकिल पंक्चर जोड़ने वाला शख्स था, जो बीजेपी से कभी जुड़ा रहा, फिर एआईएम से जुड़ा रहा, कांग्रेस का था भी नहीं। उसने माननीय प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया था, खंडन करते हैं, मैं भी उसका खंडन हमने भी किया था, मगर उसको लेकर बीजेपी ने पूरे देश के अंदर एक मूवमेंट चला दिया था कि कांग्रेस माफी मांगे। अब जंतर मंतर पर जेनजी ने, युवाओं ने, युवतियों ने, छात्राओं ने जो गालियां दी हैं, क्या मुहिम चलाएगी सरकार कि माफी मांग? किससे माफी मंगवाएगी? देश की जनता से, देश के छात्रों से, देश की जेनजी से? मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा कि संघ और बीजेपी और उनके बड़े नेताओं, शीर्ष नेतृत्व के गाली अपशब्द का कितना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। मगर दोस्तों, ये शख्स कौन है आपको पता है? ये टीजी मोहनदास पेशे से इंजीनियर और वकील रहा है। वो केरला में भाजपा और संघ परिवार से जुड़े बौद्धिक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाता रहा। जो ये कहता है कि मैं गोलियां चलवा करके लाशें बिछवा देता, मैं उन महिलाओं, छात्रों को जो कि धर्मनिरपेक्षता की बात, दोस्तों धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हमारे देश के संविधान में जिक्र है, और बीजेपी और संघ का ये बड़ा नेता ये कहता है कि वो महिलाएं और युवतियां, छात्राएं जो कि धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं, उनके साथ बलात्कार करवाता। इस शख्स को बिहाइंड द बार होना चाहिए। इस शख्स को सजाए काला पानी से ज्यादा कोई बड़ी सजा हो तो देना चाहिए, क्योंकि देश भर की महिलाओं के साथ में इसने जो कुछ किया, दोस्तों उतनी तकलीफ देश की महिलाओं को नहीं हुई होगी, छात्राओं को जिनको लाठियां पड़ी, जितना इस शख्स की बात से तकलीफ पहुंची। यह शख्स संघ के बुद्धिजीवी जो सेल हैं उस प्रकोष्ठ का हेड रहा है। भाजपा के राज बौद्धिक प्रकोष्ठ इंटेलेक्चुअल सेल का संयोजक रहा है यह शख्स। केरला बीजेपी का बौद्धिक गतिविधियों को नई गति देने के लिए 2016 में बीजेपी के राज नेतृत्व ने यह बेहतरीन डिबेटर भी रहा है, टीजी मोहनदास बीजेपी के बौद्धिक सेल का संयोजक नियुक्त किया था। मोहनदास जो आरएसएस का भारतीय विचार केंद्र का पूर्व महासचिव रहा 1997 में और उपाध्यक्ष रहा 2006 तक। आरएसएस की कंपनी अयोध्या प्रिंटर्स और कुछ समय के लिए जन्मभूमि के महाप्रबंधक के तौर पर भी यह शख्स काम कर चुका है। वैसे अयोध्या और राम मंदिर से इन लोगों का क्या लेना देना, सिर्फ श्रेय लेना देना है, क्योंकि ये तो चंदा चोरी करते हैं। कुछ साल पहले केरला में आरएसएस के मुखपत्र केसरी में आरएसएस और सीपीएम के बीच दोस्ती की वकालत करने वाला यह शख्स था। इसको लगा कि हम कैसे केरला में जमीन अपनी तैयार कर सकते हैं, लाओ सीपीएम के साथ में दोस्ती गांठ ले। मगर इस शख्स के साथ साथ संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है कि ये तो बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये तो कटाक्ष करते हैं कि साहब ऐसे नारे लगे, अफजल गुरु हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मगर ये संघ और बीजेपी जो कि अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी कश्मीर में जाकर सत्ता के लालच में ये सरकार बनाती है मिलकर के। जो पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी अफजल गुरु समेत ऐसे लोगों को शहीद बताती है, उनके साथ ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए वो अपनी विचारधारा को खूंटी पर टांग करके जाकर सरकार बनाते हैं। ये संघ के लोग, भारतीय जनसंघ जो आज कहते हैं ना मुस्लिम लीग बीजेपी चिल्लाती है ना, ये जाहिल गमार टाइप के प्रवक्ता बीजेपी के और उनके गमार इंटेलेक्चुअल गमार पत्रकार, इन्हीं के पूर्वज राजनीतिक तौर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजनीतिक तौर पर उसी मुस्लिम लीग के साथ इन स्टेट में सरकार चला रहे थे जब देश आजाद नहीं हुआ था, आजादी की लड़ाई जब देश लड़ रहा था। इनसे ज्यादा दोगला चरित्र, गंदा चरित्र राजनीतिक तौर पर किसका हो सकता है? और आज बने हैं सनातन के ठेकेदार। इसीलिए दोस्तों बहुत सारे शंकराचार्य धर्मगुरु संघ और भारतीय जनता पार्टी को जूते की नोक पर रखते हैं। इसीलिए देश का 65% वर्ग, मैं बहुसंख्यकों की बात करता हूं, अपने सनातन भाइयों की बात करता हूं, 65% सनातनी बीजेपी से नफरत करते हैं, उसको वोट नहीं करते हैं। मगर चूंकि सत्ता में है इसलिए सब कुछ हथिया लेते हैं। लेकिन संघ का एक ऐसा शख्स जो कि उसके बौद्धिक सेल का चीफ रहा है, वो कहता है कि छात्रों को हम गोलियां उनके ऊपर चलवाते और उसके बाद में लाशें हम अस्पताल भिजवा देते। वहां पर आने वाली छात्राओं को जिनके साथ में बलात्कार होता, क्योंकि उनको तो दिक्कत ही नहीं बलात्कार से, क्योंकि वो तो धर्मनिरपेक्षता की बात करती हैं। मगर ये शख्स आज बाहर दौड़ रहा है, खुलेआम खुली हवा में सांस ले रहा है। इस शख्स को सबसे खतरनाक जेल में होना चाहिए। दोस्तों वैसे भी ये सब तो माफी भी है, पलट जाएंगे कि साहब गलती होगी, माफ कर दीजिए। सावरकर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के महापुरुषों का, राजनीतिक महापुरुषों का इतिहास रहा है कि जिस
काला पानी की सजा काट रहे भारत के हजारों हजार लोग वहां पर थे। वहां पर सावरकर माफी पर माफी माफी पर माफी मांग करके आकर 60 रुपए अंग्रेजों से वजीफा लेकर के अंग्रेजों के लिए काम करना शुरू कर देता है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ अभी एक दिन पहले यह कहा कि जिन लोगों ने छात्रों पर लाठियां चलवाई उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कदम उठाया जाए, जांच हो और उनको बेहद दबार किया जाए। ऐसे में संसद के भीतर अमित शाह आने से बच रहे हैं। दिल्ली पुलिस जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आ रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां, पुरानी सहयोगी पार्टियां असहज हैं इस वक्त। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अमित शाह को संसद में आकर के खेद प्रकट करना होगा, रिग्रेट करना होगा, माफी मांगनी पड़ेगी। और खबरें तो ऐसी हैं बीजेपी के अंदर से कि अमित शाह इस बात की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो वो सब कुछ कर लेंगे जिससे इनकी सत्ता पर आंच ना आए और सत्ता बची रहे। माफी मांगना तो इनके राजनीतिक पूर्वजों का तो पुराना ट्रेडिशन रहा है, तो ये सब कुछ कर लेंगे। और कहा यह जा रहा है कि अमित शाह खेद प्रकट करने वाले हैं संसद के भीतर। उधर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मामला टाइट किया सत्ता पक्ष के सामने, इनडायरेक्ट वे में माननीय प्रधानमंत्री के लिए अंधभक्तों को इडियट को फॉलो करने वाला बता करके और छात्रों पर गोलियां चलवाने वाला गृह मंत्री को बता करके माहौल को इस तौर पर गरमा दिया है कि अब देश का जेनजी जिसकी निगाह पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग पर है, अब देखिए कि सत्ता पक्ष और सरकार के खिलाफ और क्या क्या करता है। इसलिए मैं कहता हूं तमाम हालात से खुद को जागरूक रखिए, अपनी राय लिखें।